बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज बहुत सारी अहम खबरें हैं, पहले तो एक एक करके वो आपको देंगे। बिलावल जरदारी और मोहसिन नकवी, आपको पता है कि एक बिलावल जरदारी साहब उनके हकीकी बेटे हैं, जो आसिफ जरदारी हैं उनके, और मोहसिन नकवी उनके मुंह बोले बेटे हैं। ये दोनों बेटे जो हैं ये अब उड़ान भर रहे हैं सदर ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें जाने के लिए। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो किसी और के पास नहीं होगी, वो आपके सामने रखेंगे इस सारे सिलसिले में। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं, लेकिन इस वीलॉग के एंड पर हमने आपके सामने आजकल जो जादू की जफ्फियों का सीज़न चल रहा है, जहां पर कोई खातून बाजी मरियम को नज़र आती है, बाजी मरियम उसे जफ़ा लगा लेती हैं। अब तो बेचारी बच्चियां जो हैं वो डरना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जफ़ा भी इतनी ज़ोर से लगाती हैं कि पता चला है कि एक आध बच्ची की तो बेचारी की जो गर्दन की कोई नर्व थी वो अब डैमेज हुई है, या उसको बेचारी को वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन आ गया है क्योंकि बाजी ने ज़्यादा दबा दिया है। तो ये पूरा आपके सामने रखेंगे। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे सोप चल रहा हो, कभी सास भी बहू थी। वो शहजाद अकबर साहब ने एक स्टोरी रखी थी कि जो आर्मी चीफ़ हैं वो समझते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा बहुत अच्छी तकरीर करती हैं और अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया इस बात को, और अब वो जफ़े पे जफ़ा लगा रही हैं, जो खातून भी उनको सामने नज़र आ रही हैं। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपके सामने इमरान खान साहब ने जो जेल में बातचीत की वो रखनी है, लेकिन उससे पहले जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है वो है कि मोहसिन नकवी अब पाकिस्तान से निकल चुके हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वो 15 जनवरी को निकले हैं। वो एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट गालिबन दुबई वहाँ से गई है, और लाहौर से वो दुबई गए हैं, और दुबई से फिर वो न्यूयॉर्क पहुँचेंगे एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू। इनका पासपोर्ट नंबर भी हमारे सामने है, जो हमें हमारे ज़राए ने पहुंचाया है। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि ये वहाँ पर ये भी पास वास लेना चाहते हैं और किसी तरीके से सदर ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें शिरकत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब ने तो बाकायदा ये खबर जो है वो पूरे पाकिस्तान में दे दी। अब किसी भी पाकिस्तानी को अभी तक रियासती तौर पर कोई इनविटेशन नहीं है। बहुत सारे लेवल्स हैं इनविटेशंस के, कुछ ख़रीदे जाते हैं, कुछ डोनेशन देकर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इस साल का पिछली दफ़ा जब सदर ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो $5 लाख जिन लोगों ने दिए थे उन्हें दोनों तकारीब जो हैं, सदर ट्रंप का जो इनाग्रल उनकी जो स्पीच है और हलफ बर्दारी है उसका भी उन्हें वीआईपी पास मिलता था, और जो कैंडल लाइट डिनर है उससे एक रात पहले उसका भी 5 लाख में वो पास मिलता था, और आई थिंक 2 लोगों को मिलता था 5 लाख के अंदर। इस दफ़ा वो कीमत $5 लाख से बढ़ाकर जो कमेटी है जो इस सारे मामले को देख रही है उन्होंने उसे 1 मिलियन कर दिया है। तो अब ये पैसे देकर भी मिलती हैं टिकट्स। फिर उसके बाद डिफरेंट कांग्रेसमैन सेनेटर्स जो हैं वो भी अपने दोस्त अहबाब को ऐसे इनविटेशंस देते हैं। ये सरकारी सतह के इनविटेशन नहीं होते। मुझ नाचीज़ को भी किसी ने ऐसा इनविटेशन भेजा है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो सरकारी सतह के काम होते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा फ़ैन हो सदर ट्रंप का तो वो जाएगा। तो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी सतह पर किसी को ऐसा कोई इनविटेशन अभी तक नहीं भेजा गया, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान बिलावल जरदारी साहब का भी जो इनविटेशन है वो इसी तरीके से किसी न किसी मद में अरेंज किया गया। और मोहसिन नकवी भी उड़ान भरी है उन्होंने पाकिस्तान से, वो भी इसी तरह का कोई इनविटेशन अरेंज करेंगे, ईदर थ्रू मनी आर थ्रू समवन एल्स। अच्छा, इससे पहले एक खबर और जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो खबर ये है कि पिछली दफ़ा जब सदर जरदारी साहब ने ख्वाहिश की थी कि उनके लिए लॉबिंग की जाए तो उनके एक दोस्त ने धड़ल्ले के साथ पैसा दे दिया था, गालिबन सदर ट्रंप की ही कैंपेन में, और सदर जरदारी की लॉबिंग करने के लिए, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ज़ाहिर है, और सदर जरदारी की लॉबिंग करने के लिए उन्होंने बड़ा पैसा दे दिया था। उस पैसे के बाद वो एफबीआई के पूरे कैनवस पर आ गए। एफबीआई ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की और फिर उन्हें 12 साल गालिबन जेल हुई।
तो अब देखते हैं इस दफ़ा बिलावल साहब का वज़न जो उठाता है। पिछली दफ़ा तो जरदारी साहब का वज़न जिसने उठाया था लॉबिंग करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ और सिर्फ इनाग्रल सेशन या हल्फ बर्दारी में जाने के लिए, ओवरऑल लॉबिंग करने के लिए जिसने धड़ल्ले से पैसा डाला था, उसके पास फिर बाकी पैसों के मामलात ख़राब होंगे। जब FBI ने इन्वेस्टिगेट किया तो फिर उनको 12 साल की पनिशमेंट मिली थी। अब देखते हैं इस दफ़ा कौन करता है, कौन हत्थे चढ़ता है, किसकी कुर्बानी करते हैं बिलावल जरदारी जो कि हकीकी बेटे हैं आसिफ अली जरदारी के, और मोहसिन नकवी जो उनके मुंह बोले बेटे हैं। दोनों अमेरिका यात्रा पर निकल रहे हैं। तो ये एक खबर आपके सामने रखनी थी। अच्छा जी, जो मैंने बताया कि आज इमरान खान साहब, आज का मतलब कल है ज़ाहिर है, कल इमरान खान साहब की मीडिया में जो बातचीत हुई वो जेल के अंदर से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। एक तो उन्होंने 8 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर जो है ऑर्गेनाइज करने की पार्टी को उन्होंने तलकीन की है। उन्होंने कहा है कि जो 8 फरवरी को मैंडेट लूटा गया उस पर भरपूर किस्म की अवेयरनेस भी और पूरे का पूरा एक मूवमेंट चलनी चाहिए जो लोगों को बताए कि उस दिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी मिलिट्री के जो टॉप जनरल्स हैं, ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जो टॉप के जनरल्स हैं, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान का जो मैंडेट था आवाम का उसको छीना। तो ये अब इमरान खान साहब की हदायत है। उसके अलावा उन्होंने पार्टी के भी लोगों को हदायत दी, नाम नहीं लूँगा, और लोग रिपोर्ट कर चुके हैं। और मैंने भी अपने जो डिफरेंट वहाँ पर सोर्सेज थे, आई डिड स्पीक टू दैम, जो वकला गए थे, उन्होंने पार्टी के कुछ ओहदेदारों को भी कुछ सख्त सरजनश भी की है और सख्त पैगामात भी भेजे हैं। ज़ाहिर है परफॉर्मेंस के लिए, काम के लिए, और तो वो ज़ाती पसंद नापसंद तो इमरान खान साहब की कभी होती नहीं है, सिर्फ इसलिए कि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर की जाए और काम और आवाम की बाहर जो खिदमत है वो बेहतर तरीके से की जाए। तो ये इमरान खान साहब की जो बातचीत थी, उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया सब कुछ कि किस तरीके से ये सारी लूट मार है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान से भागने की कोशिश करेंगे अगले चंद दिनों में, शायद 3 से 4 हफ्ते का वक्त भी उन्होंने दे डाला। शेख रशीद से बहुत ही वो पुरतपाक तरीके से मिले जब शेख रशीद एक मुकदमे की हाज़िरी के लिए वहाँ गए। शेख रशीद आपको पता है बुज़ुर्ग सियासतदान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो सबसे बड़े नुकसान किए उनमें एक नुकसान जो है, जो बेतौकीरी की उन्होंने शेख रशीद साहब की, जिन्होंने हमेशा हमेशा बबांगे दोहत उन्होंने प्रो इस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत की और इस्टेब्लिशमेंट को हर जगह पर सपोर्ट दी जहाँ भी वो अपनी सियासत में दे सकते थे। कई दफ़ा मैंने देखा कि अपना नुकसान उठा के भी ऐसा भी उन्होंने बयानिया उठाया इस्टेब्लिशमेंट का, जिससे, हालांकि शेख रशीद जो हैं वो गली मोहल्ले के सियासतदान हैं, मतलब कि अवाम में रचे बसे सियासतदान हैं, और वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे अवाम की नब्ज़ से उनका हाथ हिले। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बहुत दफ़ा उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको दाव पे लगाया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का वज़न उठाया। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो इसी इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ जो किया, ज़ाहिर है टॉप के जो मिलिट्री जनरल से, मेरा ख्याल है कि शेख साहब काफ़ी नाला भी हैं, वो दिल गिरफ्ता भी हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही वो पशेमान हैं। ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए, अपनी किसी की पे नहीं, अपना तो उन्होंने बेचारों ने अच्छा ही कंडक्ट किया, लेकिन पशेमान है जो दूसरों ने उनके साथ किया है, कि वो जिनके ऊपर इतना एतमाद करते थे या जिनसे उनकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, और बुज़ुर्ग सियासतदान है, मैं तो ये कहूँगा वेटरन सियासतदान है, और उनके साथ ऐसा करना ये वाकई बहुत ही शर्मनाक बात थी। आज इमरान खान से जब उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान ने बड़े पुरतपाक तरीके से उन्हें गले लगाया और उन्हें ये कहा कि वो रेस्ट भी करें, अपना ख्याल भी रखें, और वैसे भी मोहतात रहें, कोई ऐसा बयान ना दें कि वो किसी मुसीबत में फंसें। क्योंकि ये क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि इमरान खान को पता है कि शेख रशीद साहब की तबीयत जो है वो ख़राब रहती है। वो इस तरीके की, जिस तरह से उन्होंने ख़ुद तो नहीं बताया लेकिन लोग बातें करते हैं कि उन्हें धमकी दी गई थी कि उन्हें क्रेन के साथ उल्टा लटका देना है। तो क्रेन जो ऑपरेटर था उसने कहा कि ये शख्स मर जाएगा, ये बुज़ुर्ग है अगर, और वज़न भी ज़्यादा है, अगर आपने लटकाया तो ये जी नहीं सकेगा। तो इस तरह के हालात में से इतने सीनियर सियासतदानों को गुजारा, जिसकी हमें ज़ाती भी बहुत तकलीफ़ है, और शेख रशीद साहब के लिए सताइश भी है कि वो फिर भी अपने ताईं सब कुछ बर्दाश्त करके किसी न किसी तरीके से खड़े रहे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की बातचीत तो आपको बता दी है। अगली खबर जो है, अब टाकरा हो गया है बंदूक का बंदूक से, मतलब कि बयानिए का अब टाकरा है। एक तरफ से जो हिंदुस्तानी फ़ौज है वो कह रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने और हिंदुस्तानी फ़ौज ने ये बयान ठोक दिया है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ है।
अब वापस ISPR ने भी टिकर्स जारी किए हैं, लेकिन दोबारा टिकर्स सिर्फ उर्दू में जारी किए हैं। मैं हैरान हूं कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी, और फिर हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, एक अहम मुल्क हैं। तो ये मैंने सारी इंटरनेशनल न्यूज़ छान मारी हैं, ISPR का कहीं पर भी बयानिया मुझे किसी मोतबर जगह पर छपता हुआ नज़र नहीं आया। नो, दिस इज़ अ फेलियर इफ़ ये नहीं होता। मतलब मैं हर सूरत गलत बात होगी या सही होगी, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होगी तो मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा हूँगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरे क्रिटिकल कमेंट है वो ये हैं कि अगर हिंदुस्तानी जो आर्मी चीफ है वो कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है, तो जो आप वापस उनके ऊपर अपना बयानिया दे रहे हैं वो सिर्फ आप उर्दू के टिकर चला के हमारे ऊपर से चला देते हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के। वाई यू आर अनएबल टू गेट देम प्रिंटेड इन एनी रीजनेबल, जो भी कोई न्यूज़पेपर है या कोई फोरम है, वहाँ तक आपकी रसाई क्यों नहीं है? अभी आपने 2 अरब रुपए लिए हैं, उसके साथ 1.6 अरब और इसके अलावा भी आपका अरबों रुपए का बजट है। तो आप सिर्फ ये यहीं पर हमारे ही जो बेचारे टाउट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, तो एक तो मैं DG ISPR को कहूँगा कि अपने साथ एक पढ़ा लिखा बंदा रखें बेहतर, जो अंग्रेज़ी को समझता हो, जो बाहर के मीडिया को समझता हो, एक विंग बनाएं और उसमें कोई अच्छे जर्नलिस्ट हों, अच्छे लोग हों जो आपके साथ मिलकर काम करें, ताकि आपका बयानिया मुल्क से बाहर भी जा सके। उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर तो सारे ही आपके साथ हैं, लेकिन आपकी सारी तवज्जो पाकिस्तान के अंदर रहती है, बाहर कामी तवज्जो होती है जहाँ पर असल में होनी चाहिए। दूसरी, आपको ये भी सोचना है कि जब हिंदुस्तानी अगर आर्मी चीफ ने कहा है कि वहाँ दहशतगर्दी का गढ़ है, तो हजूर जितना आपने DG ISPR साहब, जितना आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठोकने के चक्कर में जितने आपने दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कर दिए हुए हैं, तो अगर वो वही नंबर इकट्ठा करके ले आएँ कि ये इतने पर्चे आपने दहशतगर्दी के साल में दर्ज किए हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये हमने झूठ मूठ दर्ज किए हैं, ये दहशतगर्द नहीं है, इनके खिलाफ तो हमने पॉलिटिकल जो है वो इंजीनियरिंग करने के लिए दाखिल किए हैं। तो कहीं दुआ करें कि हिंदुस्तान इस तरफ ना चल पड़े कि जो आपकी पिछले 2 साल की दहशतगर्दी के पर्चों की कारकर्दगी है, हिंदुस्तान कहीं उठाकर वो आपके सामने ना रखते। तो हमें भी अपनी हरकतें दुरुस्त करने की ज़रूरत है अपने हम वतनों के साथ, उनके साथ नहीं। उनके साथ आप जो भी करें हम आपके साथ हैं, उनके साथ तो अब हम कुछ कर ही नहीं रहे। इस पर भी किसी टाइम मैं भरपूर तज्जिया दूंगा आपके सामने कि जिस तरह से किसी ज़माने में हिंदुस्तान को पाकिस्तानी फ़ौज से मसला होता था, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को अब इमरान खान से मसला होगा। क्योंकि हिंदुस्तान को पाकिस्तानी फ़ौज से क्या मसला था? क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स के रास्ते में रुकावट थी। अब जो जनरल बाजवा साहब करके गए हैं उसके बाद तो हमने मुकम्मल कंप्लाइंस की है उनके साथ, और मुकम्मल तौर पर मोहित पीरज़ादा कहते हैं कि हम उनके सामने सरेंडर किए हुए हैं और उनकी हेजमनी को तस्लीम किए हुए हैं। तो इन हालात के अंदर अब जो हिंदुस्तान की पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ एक, आप ये कहें कि एक सर्द गर्म या गर्म रिश्ता था, वो आपको उतना गर्म अब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब उनको लगेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव की राह में रुकावट नहीं है। तो अब कोई भी नेशनलिस्ट लीडर जो नेशनलिज्म की बात करेगा और हिंदुस्तान के ऑब्जेक्टिव्स के सामने खड़ा होगा, तो वो इस वक्त तो इमरान खान ही है। तो फिर हिंदुस्तान को अब जो पहले मुखासमत पाकिस्तानी फ़ौज के साथ थी, अब उन्हें वो इमरान खान के साथ है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे ऐसे तमाम लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान के अंदर बहुत करीबी रिश्तों का दम भरते हैं या फेक लिबरल्स हैं पाकिस्तान में, वो तमाम के तमाम आज, हमेशा वो पूरी ज़िंदगी फ़ौज के ख़िलाफ़ रहे हैं। वो टोकरी वाले चचा कह लें, नजम सेठी कह लें, दूसरे तमाम, लेकिन आज आपको वो टोकरियों से निकल के आज मिलिट्री की टोकरी में बैठते नज़र आएंगे। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे, लेकिन वो आज एंटी इमरान खान है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको लगता है कि इमरान खान उनके रास्ते का कांटा है। अब पाकिस्तानी फ़ौज उस तरीके से उनके रास्ते का कांटा जो है वो रह नहीं गई। तो ये भी एक बड़ी रीजनल तब्दीली है जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे। और इमरान खान साहब को, उनकी पूरी पार्टी बशमूल मुझे, हम सबको अब ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का ये जो आने वाले दिनों में इमरान खान के ऊपर अटैक होना है या जो अभी भी चल रहा है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होनी है अमेरिका में, बरतानिया में, सब जगहों पर। तो अब उनका जो तोपखाना है, उन्होंने फ़ौज से हट के तहरीक इंसाफ और स्पेसिफिकली इमरान खान के ऊपर गोलाबारी करनी है, उससे हमने कैसे निपटना है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अनीक नाजी, जी हाँ, नज़ीर नाजी मरहूम के साहबजादे, वो बहुत करीब होते थे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के, अब से चंद महीने पहले तक, लेकिन फिर बिगड़ गई उनकी इनके साथ। ये मुझे नहीं पता क्यों बिगड़ गई। बहरहाल आजकल बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं, अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इतना सच क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी में दिलेरी दिखाकर सियासत करने का रास्ता इमरान खान ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मतलब कि उन्होंने जो इसके लिए
जो उन्होंने बार सेट की है, जो अब स्टैंडर्ड सेट किया है बहादुरी का, या तो किसी को उसे क्रॉस करना पड़ेगा, जो नवाज शरीफ या उसके टब्बर में से तो कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अब बाकी सियासतदानों को बस इमरान खान की जो बहादुरी है उसको मानकर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़नी है, क्योंकि उन्होंने दिलेरी का जो लेवल सेट कर दिया है वो आम सियासतदान का काम नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर है जनूबी कोरिया में। आपको पता है कि सदर यून ने मार्शल लगाने की कोशिश की थी और उसके ऊपर उनके आर्मी चीफ और उनके साथ 2 और अफसरान को गिरफ्तार किया गया था। अब सदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट ने उनकी ये मार्शल की जो एक सोच थी या उनका ये जो एक्शन था, इसे कलअदम करार दे दिया था, उनका मुआवजा भी कर दिया था और उनका मुआवजा करने के बाद उन्हें सदारत से निकाल भी दिया था, इम्पीचमेंट कर दी थी उनकी। और उसके बाद अब सदर यून जो हैं वो गिरफ्तार हो गए जनूबी कोरिया के अंदर। तहकीकात शुरू हैं, देखते हैं उन्हें क्या सज़ा मिलती है। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की जो बरामदात है वो ख़ित्ते में दीगर ममालिक से भी पीछे चली गई हैं। मतलब हाल ही में जो आप सबको पता है कि श्रीलंका जो कि दिवालिया हुआ था, आज बदकिस्मती से हम उससे भी पीछे रह गए। हालांकि उसने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया था, जो कुछ श्रीलंका के अंदर हुआ था। आपने मनाजर भी देखे थे, जो उस मुल्क की हालत हुई थी। हमारा दोस्त मुल्क है, हम बड़ा एहतराम करते हैं उनका, लेकिन जो कुछ हुआ था वो आपके सामने है। उसके बावजूद उनकी जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमसे आगे हैं और हमारी पीछे हैं। ये हमारा आलम है। और दूसरी तरफ हम जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो करने में हम वक्त जो है वो तैयार हैं। अच्छा जी, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान ये एक फोरम है जिसने बरतानिया के अंदर एक हेयरिंग का इंतज़ाम किया। उस हेयरिंग के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन को भी बुलाया, जुल्फ़ी बुखारी भी वहाँ पर गए, उनके साथ शहजाद अकबर भी गए, उनके साथ वहाँ पर अज़हर मुशवानी भी और दूसरे लोग भी वहाँ पर पहुँचे। ये जो इनेकाद था इस हेयरिंग का, ये फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, आम पाकिस्तानी जो यूके में रहते हैं, ये उन्होंने इसका अहतमाम किया था। पीटीआई को इनवाइट करके बुलाया था, बाकी लोगों को भी बुलाया था। और पाकिस्तान के अंदर जो 26 नवंबर को हुआ और उसके अलावा जो जुल्म सितम हुआ, उसके ऊपर डिटेल्ड ब्रीफिंग जो है वो वहाँ पर बहुत ही सीनियर जो एमपीज़ आए हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उनके सामने रखी गई। एक अच्छी एक्टिविटी थी ये, इसमें से हौसला अफजा चीज़ें निकली हैं। पूरी दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तानियों के साथ क्या जुल्म किया गया। बिल्कुल इसी तरह की एक एक्टिविटी अब अमरीकी जो कांग्रेस है उसके अंदर भी कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही है 22 जनवरी को। 20 जनवरी को सदर ट्रंप अपना हल्फ लेंगे, 22 जनवरी को ये कांग्रेशनल हेयरिंग जो है वो वाशिंगटन डीसी में होगी। अच्छा जी, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि व्लॉग के आखिर पर मैं आपके सामने रखूँगा खबर कभी सास भी बहू थी। आजकल हमारी बाजी जो है वो सबको जादू की जफ्फी दे रही हैं, जहाँ भी जाती हैं वो दबा कर जफ्फी डाल लेती हैं। अब तो सुना है कि लोग जो ख़वातीन हैं वो उनको देख के बेचारी आगे पीछे होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बस वो ऐसा ही है जैसे किसी फिल्म का सेट है या कोई सोप बन रहा है। कभी सास भी बहू थी, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि वो तकरीर बहुत अच्छी करती हैं। उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ समझते हैं कि वो तकरीर बहुत अच्छी करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। बात फिर क्या था, मेरा ख्याल वो सीरियस ही हो गई हैं और अब वो ख़ुद तो कैरी अपने आप को अच्छा करती थी, अब दूसरों को भी कैरी करना शुरू हो गई हैं। तो बस जो मिलता है आगे खातून जो भी आती हैं जादू की जफ्फी देती हैं, और इतनी इतनी लंबी जफ्फी देती हैं कि बेचारियाँ, एक बच्ची तो आपको मजाक लग रहा होगा, वो सो गई, बाजी के कंधे पे सर रख के सो गई, क्योंकि बाजी के इर्द गिर्द कैमरास थे। बाजी को भूल गया कि उसको छोड़ना भी है, वो बच्ची बाकायदा सो गई बेचारी। बाजी ने इतनी लंबी उसे हक दी। बहरहाल मेरी टीम ने ये एक पैकेज बनाया है, कभी सास भी बहू थी, बहुत ही फेमस एक सोप था, प्ले था हिंदुस्तानी। अब हमें मुमासलत लगी इसलिए आपके सामने रखा है, देखिए। को बोलना अपने बाप को एक जादू की झप्पी दे, मस्के की तरह पिघल जाएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।